नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और जितने भी विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं उन सब का स्वागत करता हूं हृदय की गहराइयों के साथ। व्याख्याता बनने का मौसम आ गया है, शीत ऋतु के साथ पढ़ने का मौसम भी आ गया है और शिक्षा विभाग में हम देखें स्कूली शिक्षा में तो एक बहुत सम्मानजनक पद है व्याख्याता, लेक्चरर। और हर किसी विद्यार्थी के मन में जो अध्यापक बनना चाहता है उसके मन में एक सपना होता है कि मैं किसी विषय का व्याख्याता बनकर बच्चों का मार्गदर्शन करूं। तो मैं आज आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं जिसका शीर्षक है व्याख्याता हिंदी कैसे बने, कैसे करें तैयारी, पाठ्यक्रम विश्लेषण के साथ सटीक रणनीति, आप सबके अपने डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा के साथ। मित्रों, मुझे याद आता है जब मैंने भी व्याख्याता भर्ती की तैयारी की थी। बात कर रहा हूं उन दिनों की जब मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में, बाद में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में भी सफल हुआ और ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सीधे मैं व्याख्याता के रूप में भी मेरा चयन हुआ। और जब तैयारी करते थे तो आज तो बच्चों के पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे वो जैसी जानकारी चाहे घर बैठे प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे समय में इतनी सरलता से हमें सारी ये जानकारियां, जहां हम कहीं अपने आप को दुविधा में महसूस करते थे, कुछ टॉपिक समझना चाहते थे, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास आज बटन दबाते ही कई व्यक्तित्व हैं जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके मोबाइल में उपस्थित हैं। इसलिए हम सब मिलकर अच्छे से तैयारी करेंगे इस प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा की। जैसा कि आपको विदित है कि करीब 6000 पद व्याख्याताओं के शीघ्र विज्ञापित होने वाले हैं और विज्ञप्ति आने से पहले हमारी तैयारी बहुत अच्छे मायनों में होनी चाहिए, हमें शुरू कर देनी चाहिए। और मुझे भरोसा है कि शायद आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो इंतजार मत कीजिएगा, बहुत अच्छा समय है, आप आज से ही शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि व्याख्याता बनना है और विषय जब आपका हिंदी है तो आपको और आनंद आने वाला है। क्यों आनंद आने वाला है? विगत जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें आप पदों की संख्या को देखिएगा तो हिंदी विषय को लेकर व्याख्याता बनने वाले लोगों के लिए पद बहुत अच्छी संख्या में होते हैं। तो आप उन भाग्यशाली लोगों में हैं। हाँ, हमारे कैंडिडेट्स भी ज्यादा होते हैं लेकिन पद भी हमारे ज्यादा है। कोई ऐसा विद्यालय नहीं जिसमें हिंदी विषय के व्याख्याता की आवश्यकता नहीं। राजस्थान में जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं सब में हिंदी विषय के व्याख्याता की आवश्यकता है, अनिवार्य हिंदी के लिए भी और ऐच्छिक हिंदी के लिए भी। यानी आप देखेंगे स्कूलों में जहां ऐच्छिक हिंदी भी चलती वहां तो कम से कम 2 हिंदी के व्याख्याताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। बस रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। किस तरह से हम व्याख्याता बनेंगे, सिलेबस के साथ मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण होता है, पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम से ही हमें सही शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम का एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। एक एक उसमें जो टॉपिक दे रखा है वो हमें बिल्कुल ग्रंथों की तरह, वेदों की तरह पढ़ना है, क्योंकि इसी से हम हमारी सफलता की इबारत लिखने वाले हैं। आइए हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अंकों की रणनीति समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अंक भार को समझ जाएं, क्योंकि अंक भार समझना हमारी रणनीति का सबसे पहला हिस्सा होता है। देखिए मित्रों, यहां मैं 1, 2 और 3 बिंदुओं पर सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं। आप देखेंगे कि हम 3 घंटे का पेपर देने वाले हैं। हमारे पास जो समय है वो कितना है? 3 घंटे का समय है। और अंकों की अगर बात करेंगे तो इन 3 घंटों में हमें 300 अंकों के प्रश्नों को हल करना है, सही उत्तर देने हैं। यानी हमारा जो टारगेट है वो है कि हमें 300 अंक प्राप्त करने हैं। आपको लग रहा होगा कि 300 में से 300 कैसे प्राप्त करें। अभी आपने देखा होगा कि रीट में जब 150 में से 148 ला सकते हैं बच्चे, आप देख सकते हैं प्रतियोगिता का जो युग है वो किस चरम अवस्था में पहुंच चुका है।
तो कहीं ऐसा नहीं हो कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे ऐसे बच्चे निकल जाएं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कोई ये कहे कि 300 में से 298 नंबर आ गए, 295 नंबर आ गए, 290 नंबर आ गए, तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 150 में से 148 अंक रीट में लाना भी कोई आश्चर्य से कम नहीं था, लेकिन बच्चों ने ये करके दिखाया। इसलिए हमारा टारगेट जो है वो आपको अच्छा उच्च स्थिति में टारगेट को हमें सेट करना है। देखिए, सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी उच्च माध्यमिक स्तर के जो हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं, वो प्रश्न कितने आने वाले हैं? 55 प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 110 अंकों की जो रणनीति है वो +2 से है। यानी उच्च माध्यमिक जो हमारी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के स्तर का जो ज्ञान है उसमें से हमें 110 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 55 प्रश्न हमारे सामने होंगे और 110 अंक हमें उसमें से अर्जित करने हैं। फिर आप देखिएगा ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक स्तरीय ज्ञान, दूसरा हमारा भाग है स्नातक स्तरीय ज्ञान। स्नातक स्तरीय ज्ञान में भी आप देखेंगे कितने प्रश्न आने वाले हैं? 55। यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में से आप देखेंगे तो 55 प्रश्न हमारे सामने हैं और अंक भार है 110 अंक। यानी यहां पर आप देखेंगे कि +3, 10 + 2 + 3 हमारी स्कीम हुआ करती थी। अब नई शिक्षा नीति में ये सूत्र बदल गया है, तो आप देखेंगे 110 अंक। फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी MA स्तर का, है ना, स्नातक और अधिस्नातक स्तर का जो हमारा पोर्शन होने वाला है, उसमें से 10 प्रश्न आने वाले हैं और अंक कितने हैं? 20। तो आप देखेंगे यहां मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि हिंदी विषय को लेकर हमारे पास टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं? 120 प्रश्न आएंगे हिंदी विषय से, 120 प्रश्न। अब बचे हुए 30 प्रश्न जो हैं वो देखिए आप, वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है और वो भाग है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, है ना। तो ये जो पूरा भाग है इसमें से हमें 30 प्रश्न आने वाले हैं और अंक भार कितना है? 60। यानी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 150 प्रश्न है और 150 प्रश्नों में से 120 प्रश्न हिंदी विषय को लेकर है और चौथा भाग जिसको हम कहें साइकोलॉजी कह दीजिए, एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो भाग है, उसमें हमें 30 प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं। ऐसे करके 150 प्रश्न हमें सेकंड पेपर में मिलने वाले हैं। 3 घंटे में 300 अंक प्राप्त करने की रणनीति हमको बनाकर तैयारी करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्रथम प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न होंगे, 150 अंक उसमें आपको अर्जित करने हैं, जिसमें भी हिंदी के कुछ प्रश्न उसमें भी हैं, है ना। आप देखेंगे हिंदी के कुछ प्रश्न अंग्रेजी के हैं, गणित के हैं, एक भाग में उसमें भी हिंदी आ रही है, तो वो उसमें जीके भी है और बाकी विषय भी हैं। आप उसका अच्छे से अध्ययन करते ही हैं। मैं केवल सेकंड पेपर की ही आपके सामने बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये जो अंकों की रणनीति, इसको समझना है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से पाठ्यक्रम के ऐसे अध्याय हैं जो हमारे समक्ष यहां आने वाले हैं। आप देखिएगा, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा सेकंड पेपर, और स्तर कौन सा है? स्तर है हमारा खंड 1, स्तर है उच्च माध्यमिक स्तर। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये जो उच्च माध्यमिक स्तर है, इसमें सबसे पहले देखिए अपठित गद्य आने वाला है, यानी एक अपठित गद्यांश होगा। हमने खूब अपठित गद्यांशों को पढ़ा है, परीक्षाओं में उत्तर दिए। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं निरंतर हमने अपठित गद्यांशों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सरल सा पोर्शन होता है, हमें कुछ और चुनिंदा अपठित गद्यांशों के साथ अभ्यास करना है। उसको पढ़कर कैसे हम आने वाले प्रश्नों को सही करेंगे, सही मायने में देखें। सरल पोर्शन से शुरुआत हो रही है हमारी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ज्ञान अर्थ ग्रहण आधारित जो प्रश्न हमारे सामने होंगे, है ना, उनको हम अच्छे से करेंगे। कम से कम 5 प्रश्न होते हैं, कम से कम 5 प्रश्न होते हैं। फिर अपठित पद्य, दूसरा भाग जो है अपठित पद्य, इनको भी खूब हमने पढ़ा है। और वहीं
पढ़कर उसी पर आधारित जो प्रश्न है बस थोड़ा ध्यान रखते हुए पढ़ना है, और जो प्रश्न पूछा है उसके भाव को समझते हुए उस गद्यांश या पद्यांश पर आधारित उत्तर हमको देने हैं। हो सकता है आपका अपना मंतव्य कुछ और हो, राय कुछ और हो, लेकिन हमें उस प्रश्न का उत्तर अपनी राय से नहीं देकर गद्यांश और पद्यांश में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर खंड 1 में 3 भाग किए, क, ख और ग। ये ग जो है उसको कहा गया है व्यावहारिक लेखन। अब आप देखेंगे मैं पुस्तकों वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये समझाऊंगा कि 9वीं से 12वीं वाले जो हमारी पुस्तकें चल रही है हिंदी विषय की, उसमें एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उस पर आधारित है ये वाला भाग। आप देखेंगे जिसमें कार्यालय लेखन आपके सामने औपचारिक पत्र है, टिप्पण, कार्यालय में टिप्पणियां लिखी जाती है, फिर अनुस्मारक जिसको अंग्रेजी में हम रिमाइंडर कहते हैं, कैसे स्मरण पत्र लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र जिसको हम डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, डीओ लेटर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिर देखें प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, परिपत्र का मतलब सर्कुलर होता है ना, और कार्य सूची और कार्यवृत्त। किसी भी बैठक को हम लेने जाते हैं तो एक कार्य सूची होती है, कार्यवृत्त जो होता है बैठक के पश्चात। तो आप देखें इन सब पर हमें बहुत अच्छे से चर्चा करनी है, और उसके लिए आधार पुस्तक कौन सी है, अभिव्यक्ति और माध्यम। उसको पढ़ना आपको शुरू कर देना चाहिए। फिर आप देखिएगा स्ववृत्त, बायोडेटा, आवेदन पत्र लेखन। हम किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरते हैं, है ना, और स्ववृत्त बायोडेटा भी हम तैयार करते हैं। किसी भी कंपनी में कहीं पर भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक बायोडेटा अपना फ्रेम करना होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं उस पर भी चर्चा करते हुए उस आधारित आपको प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए हिंदी शब्दकोश, साहित्य कोश, रचना और उपयोग पद्धति। फिर से मैं कह रहा हूं अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें जो हमारे अध्याय हैं बस आप देखिए उसी में से बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं। और हम शब्दकोश, क्योंकि हिंदी के शब्दकोश को देखना अंग्रेजी शब्दकोश से अलग होता है ना, क्योंकि हम बचपन से हिंदी शब्दकोश को उस पद्धति से कभी देख ही नहीं पाए, इसलिए हमें पता नहीं चलता। पर आप सभी हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपने जरूर शब्दकोश को देखा होगा। इसकी बारीकियों की चर्चा हम आगे आने वाली कक्षाओं में करने वाले हैं। साहित्य कोश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर आप देखिए इसी का चौथा जो बिंदु है उसमें व्याकरण का सामान्य ज्ञान, एक ही बिंदु में लिखा हुआ है व्याकरण का सामान्य ज्ञान। इसका तात्पर्य आप देखेंगे सिलेबस को देखने पर यह प्रतीत होता है कि सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में व्याकरण का जो भाग है वो अधिक विस्तृत है, लेकिन व्याख्याता भर्ती परीक्षा में व्याकरण का जो भाग है वो अपेक्षाकृत कम है। यानी इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, है ना, फिर शब्द युग्म, वही समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। यानी व्याकरण से संबंधित हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी व्याकरण से संबंधित हमारे पास कितने बिंदु हैं, टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखिए क, ख, ग, है ना, और अब आता है घ। इसमें कहा जन संचार माध्यमों के लिए लेखन। ये फिर वही बात है अभिव्यक्ति और माध्यम में, है ना, बहुत अच्छे से विस्तार से इस बिंदु को समझा रखा है। जन संचार के प्रमुख माध्यम और तत्संबंधी लेखन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पास मीडिया है वो उसके कितने प्रकार हैं, उस टीवी के लिए लेखन कैसे, रेडियो के लिए लेखन कैसे करना है, फिल्म के लिए लेखन कैसे करना है, ये जो लेखन है, और अच्छा समाचार पत्रों के लिए हमें किस तरह से लेखन करना है, इन सब के बारे में विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं, चर्चा भी करेंगे। आप लोग भी अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। फिर आप देखेंगे आपके समक्ष यहां पर देखें अगला है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन
सृजनात्मक लेखन में कविता, कहानी, नाटक, डायरी, रेडियो नाटक विषयक लेखन कैसे करने हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी बेस्ट बुक है, आपको उसकी चर्चा शुरू कर देनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। फिर आप देखिए अंतरा भाग 2 एवं आरोह भाग 2 पुस्तकों में संकलित कविताओं पर काव्य सौंदर्य केंद्रित प्रश्न, अंतरा भाग 2 एवं आरोह भाग 2 पुस्तकों में संकलित गद्य रचनाओं पर विषय वस्तु विचार संवेदना और भाषा पर केंद्रित प्रश्न, अंतराल भाग 2 तथा वितान भाग 2 पुस्तकों में संकलित रचनाओं पर विषय वस्तु एवं युग चेतना पर आधारित प्रश्न। ये जो पूरा खंड 1 है इसमें कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो आप देखिएगा कितने प्रश्न आने वाले हैं। 55 प्रश्न आने वाले हैं मित्रों। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 55 प्रश्न आने वाले हैं। इन 55 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे और 110 नंबर का भाग जो है वो यहां से कवर होता है। तो कुल प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, कितने प्रश्न इस भाग से आएंगे, कितने? 55। आपको पहली स्लाइड में ये बता दिया था कि इस भाग से है ना, जो उच्च माध्यमिक स्तर का है उसमें से 55 प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं। और अंक भार कितना है? अंक भार जो है वो है 110 अंक। यानी आप देखिएगा जितने बिंदुओं को हमने यहां पर देखा है उसमें अगर हम देखें तो एक भाग यहां पर आप देखेंगे वो है पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर का अगर आप भाग देखते हैं, व्याकरण को थोड़ा सा छोड़ दें तो ये सवृत्त और बायोडेटा और ये सब देखेंगे, इसमें भी पाठ्य पुस्तक ही है। अभिव्यक्ति और संचार के माध्यम है ना, ये भी पाठ्य पुस्तक का ही भाग है। अब स्नातक, अब हम व्याख्याता बनने के लिए किस कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो आप देखिएगा कक्षा 11 एवं 12 में प्रचलित जो पुस्तकें हैं, प्रचलित पुस्तकों को पढ़ना है, प्रचलित जो पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करना है। और कक्षा 11 में 4 पुस्तकें हैं, कक्षा 12 में 4 पुस्तकें हैं और एक अभिव्यक्ति और माध्यम है। यानी व्याख्याता भर्ती के लिए हमें जब 11वीं 12वीं की पुस्तकों की बात करते हैं तो कुल 9 पुस्तकों का अध्ययन करना है। एक पुस्तक जो है 9वीं से 12वीं तक हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध है ना, उस पुस्तक का भी हमें अध्ययन करना है। तो आप देखेंगे कुल मिला के 10 पुस्तकों का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है और 55 प्रश्न और 110 अंकों की रणनीति के साथ हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये हमारा भाग हुआ कौन सा? खंड 1, जो उच्च माध्यमिक स्तर का है। आपको ठीक तरह से ये समझ में आया होगा। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा खंड हमारा दूसरा। खंड दूसरे में आप देखेंगे जो स्नातक स्तरीय है और इस स्नातक स्तरीय खंड में स्नातक स्तरीय खंड में आपके सामने देखिएगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ये स्नातक स्तरीय खंड में है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हमें सेकंड ग्रेड में भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, लेकिन उसमें अंक भार कम है। यहां हिंदी साहित्य के इतिहास का अंक भार ज्यादा है। अब मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हिंदी में से किसकी तैयारी करूं, तो आज फिर से कह रहा हूं आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए अगर आपके पास योग्यता है। अब जिसकी परीक्षा पहले होगी, जिसकी परीक्षा की तिथियां पहले आ जाएगी, हम उस पर ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अगर सिलेबस का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि दोनों में काफी जो पाठ्यक्रम है वो समान है। तो फिर क्यों नहीं हम व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के लिए तैयारी करें। अब देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास लेखन की पद्धतियां, इतिहास लेखक, फिर हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल के अध्ययन की प्रमुख समस्याएं, भाषा प्रामाणिकता से संबंधित समस्याएं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का परिचय। तो कहने का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आप देखेंगे भक्ति आंदोलन का उदय,
विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य। ठीक है ना। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सब पढ़ते ही हैं। हमें व्याख्याता बनने के लिए थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए हमें थोड़ा सा सेलेक्टेड पढ़ना है। लेकिन जब हम दोनों की तैयारी करते हैं तो विस्तार से ही पढ़ना है, ताकि हम दोनों ही परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। फिर देखिए, हिंदी नवजागरण भारतेंदु तथा भारतेंदु मंडल के साहित्यकार, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, छायावाद के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। ठीक है, आप जानते हैं गद्य साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यास का आरंभ और विकास, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन तथा प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक और हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। तो आप देखेंगे कितने सारे बिंदु हैं। ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख अध्याय हैं, जिनका अध्ययन करना है। अब जब हम व्याख्याता बनते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास का अच्छा ज्ञान होना लाजमी है और होना चाहिए। इसलिए हम इस भाग को बहुत अच्छे से, रोचक तरीके से इसको पढ़ने जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस एक बार आप इस सिलेबस को अच्छे से समझ जाइएगा और ये आपके जहन में उतर जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारी प्रथम सीढ़ी है। फिर देखिए, अगली बात हमारे सामने हो रही है, वो है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में फिर से आपके सामने शब्द शक्ति है, वरिष्ठ अध्यापक में भी शब्द शक्ति थी। अब यहां अलंकारों की संख्या कुछ बढ़ गई है। वरिष्ठ अध्यापक में 11 अलंकार थे, अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास कितने अलंकार हैं। तो यहां देखेंगे कि यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, देखिए समान वही के वही अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, ठीक है, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, प्रतीक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास, ब्याज स्तुति और मानवीकरण। यानी जो सेकंड ग्रेड में जो हमारे अलंकार थे वो सब के सब इसमें हैं, और कुछ अलंकार और बढ़ गए हैं। तो आप सोचिए क्यों नहीं मैं दोनों की ही तैयारी करूं, है ना। बार बार मैं उस बात पर ध्यान दे रहा हूं। फिर देखिए छंद, छंद की बात करें तो वहां पर 7 छंद थे हमारे सामने, वो सब इसमें हैं और कुछ बढ़ गए। तो अलंकार की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी हमें 20 अलंकारों को पढ़ना है। वहां पर हमें 11 पढ़ने थे, 9 अधिक है। फिर यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, यहां पर 17। तो यहां छंद की जब बात करेंगे तो 17 छंद पढ़ने हैं, उधर हम 7 छंदों को पढ़ रहे हैं, 10 छंद अधिक हैं। फिर काव्य गुण उधर भी पढ़ रहे थे, यहां भी पढ़ना है ना। फिर काव्य रस, वही रस का स्वरूप, रस के अवयव, वहां भी पढ़ रहे थे, यहां भी पढ़ना है। यहां एक नया जो भाग है हमारे, वो कौन सा है? बिंब, प्रतीक, मीथक और फैंटेसी। निश्चित तौर पर हमारे सामने प्रश्न आते हैं। ये जो स्नातक स्तरीय है, इसमें भी प्रश्न कितने हैं हमने चर्चा कर ली। फिर से मैं आपको बता रहा हूं 55 प्रश्न हैं और अंक भार कितना है? अंक भार हमारे सामने 110 अंकों का है। तो मित्रों, उच्च माध्यमिक स्तर में भी 55 प्रश्न थे, स्नातक स्तर में भी कितने? 55 प्रश्न हैं। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र है, उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम वाला भाग है और व्याकरण वाला पोर्शन है। उसके साथ साथ जो 11th और 12th की किताबें वो हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो 11th 12th में चलती थी, अभी नवीन पाठ्यक्रम में नहीं चलती है, लेकिन फिर भी प्रामाणिक पुस्तक के रूप में उस पुस्तक का अध्ययन किया जा सकता है, सार गर्भित रूप में। लेकिन हमें यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए और डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का इतिहास भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम व्याख्याता बनने जा रहे हैं। इसलिए इतिहास का बोध हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। फिर आप देखिएगा हमारे पास जो तीसरा खंड यहां देख रहे हैं स्नातकोत्तर यानी एमए वाला भाग है ना, आप देखेंगे इसमें हमारे सामने 10 प्रश्न आने वाले। प्रश्न कितने हैं? 10। और अंक भार कितना है? अंक भार है 20, यानी 20 अंकों का भाग इधर है, जिसमें आप देखेंगे क्या? काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन एवं काव्य के हेतु, यानी काव्य शास्त्र का एक भाग यहां पर है। फिर देखेंगे रस निष्पत्ति, साधारणीकरण और ध्वनि सिद्धांत, ये भी काव्य शास्त्र का ही भाग है। लेकिन यहां पर एक नई बात हमारे लिए होगी, वो होगी अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एवं लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व। तो आप देखें 10 प्रश्न हैं, तो अगर हम माने तो 3 प्रश्न इस भाग से, 3 प्रश्न इस भाग से, 4 प्रश्न इस भाग से औसत हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि अगर हम व्याख्याता बनना चाहते हैं तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए प्रारंभिक तैयारियां हमें शुरू कर देनी चाहिए। अब प्रारंभिक तैयारियों में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रारंभिक तैयारियों में आप देखिएगा हाँ, प्रारंभिक तैयारियों में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रारंभिक तैयारियों में हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना शुरू कर दें, 11वीं और 12वीं की पुस्तकों को आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, और केवल पढ़े नहीं, नोट्स भी बनाने हैं। अगर हमने एक पाठ पढ़ा है और उस पाठ में से पात्र के बारे में, कुछ घटनाक्रम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सन के बारे में हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस समय पढ़ते हैं उस समय लिखते नहीं हैं तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाती है। हम पुस्तकों में भी टिक करें जो महत्वपूर्ण है और उसको लिखें भी सही, और उसको सारगर्भित रूप से लिखें ताकि बार बार हम उसको रिवाइज कर सकें, और परीक्षा से ठीक पहले भी वो जो हमारा शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत काम के होते हैं। इसलिए मित्रों आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए हमारा खंड 4 है ना, प्रश्न कितने आ रहे हैं? प्रश्न आ रहे हैं इसके 30 प्रश्न हैं। और अंक भार की अगर बात करते हैं तो अंक भार कितना है? अंक भार है 60। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, सीधा सीधा मेरे से संबंधित नहीं है ना, लेकिन फिर भी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो आपको पूरा करवाया जाएगा बहुत अच्छे से। अब आप देखिए इसमें शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। ठीक है, अब इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान जो आप पढ़ते आए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जरूर मनोविज्ञान को पढ़ा है। और मनोविज्ञान अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जिसको मैं कह सकता हूं कि एक शिक्षक तो क्या, हर सामान्य व्यक्ति को अच्छे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता अगर प्राप्त करनी है, वो भले घर में हो, समाज में हो, कक्षाओं में हो या संसार में हो, आपको मनोविज्ञानी बनना ही पड़ता है। आप देखें शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, अधिगमकर्ता का विकास, शिक्षण अधिगम, किशोर अधिगम कर्ता प्रबंधन, इन बिंदुओं के आधार पर किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं, सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन जो कंप्यूटर पर आधारित है, इस भाग की तैयारी भी आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाई जाएगी। जो छात्र ऑनलाइन माध्यम में मधुरम हिंदी प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, उन छात्रों को हिंदी की पूरी तैयारी मैं स्वयं करवाऊंगा, और इस चौथे खंड की तैयारी के लिए आपको बहुत अच्छे एक्सपर्ट व्यक्ति से आपको ये पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आशा करता हूं कि आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए सजग हैं, तैयार हैं। और अब मैं इस वीडियो के अंत में इस बात को आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 2008 में जब व्याख्याता भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति निकली थी, मेरे मन में भी व्याख्याता बनने का जुनून था, और हमने 2-3 मित्रों ने मिलकर व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी की थी। किसी और वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उस व्याख्याता भर्ती परीक्षा में राजस्थान में 26 पद विज्ञापित हुए थे संस्कृत शिक्षा विभाग में, और उन 26 पदों के लिए मैंने भी आवेदन किया था। पहले प्री था जो हमारे लिए लिखित था, है ना, हमें डिस्क्रिप्टिव जो पेपर देना था हिंदी में,
और उसके बाद इंटरव्यू था। लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, परम पिता की परम अनुकंपा से ये जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है, इसने पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हालांकि इसको मुझे स्क्रीन के सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप मुझसे इस रूप में प्रेरणा लें कि 26 पदों में भी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो फिर आपके सामने जो 6000 पद आ रहे हैं और उन 6000 पदों में भी हिंदी के पद सर्वाधिक आपके सामने आने वाले हैं। और एक अनुमान के तौर पर अगर मैं बताऊं तो कम से कम आप देखिएगा 2000 पदों के आसपास हिंदी के पद आपके समक्ष आ सकते हैं। इसलिए साथियों, तैयार हो जाइए और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए। आपके अपने YouTube चैनल मधुरम हिंदी को भरपूर आप स्नेह दे रहे हैं, निरंतर स्नेह देते रहें। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।